स्वागत है आप सभी के 10 का दिन रात ट्रेड डे कार्यक्रम आप मेरा अनुज के साथ देखेंगे अगले आधे घंटे में। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आज स्वाति होटकर, उनसे करेंगे बातचीत। गौरव बिस्सा और अमित सेठ और राजेश सतपुते जी हमारे साथ बने ही हुए हैं। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज एक बहुत ही अनुभवी फंड मैनेजर ताहिर बादशाह हमारे साथ CIO इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स के जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। उनकी इस वक्त बाजार पर रीडिंग क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और यहाँ से बाजार के आगे की राह। और कुछ ही देर में याद रखिएगा हम लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कीस्टोन रिलेटर्स की और रस्तम जी की। और ये लिस्टिंग गेन शायद बहुत सब्सटेंशियल ना मिला आपको, इनफैक्ट फ्लैट ही मिले, 3% के प्रीमियम पे ये सेटल हुआ है। इस पर एक व्यू लेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, बुक करके बाहर निकलें या कमिटेड रहें, इस पर आपका व्यू लेंगे। मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर एट डे हाई। अब निफ्टी याद रखिएगा स्ट्राइक करता हुआ 18350, दैट्स गुड। और आप इस वक्त डे हाई पर है। और निफ्टी बैंक 42941, मोर क्लोजर टू 43,000। और लुक एट निफ्टी आईटी अगर आप देखें बहुत खूबसूरत तरीके से इस वक्त डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ। HDFC ट्विंस का एक काफ़ी अच्छा खासा मूव है। और एक और चीज़ जो लास्ट में गुंजाइश रह गई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2562 पे, इसकी लोअर शेडो भी काफ़ी वाइल्ड हो गई है और एक बार फिर से ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ रिलायंस। तो जितने भी अनुज रिक्वायर्ड फोर्सेस की ज़रूरत थी वो बखूबी अपना काम करती हुई। अनुज बिल्कुल, ये जो हम बात करते थे कि बस एक रिलायंस का और सपोर्ट मिल जाए मार्केट को, तो अभी देखिए 18,350 और 360 वो एक पेन पॉइंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे। बैंक निफ्टी के लिए वो पेन पॉइंट करीब 43,000 था। अब यहाँ पर देखना हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ कि ये किस तरीके से मार्केट मूव करता है और आगे जाता है या नहीं जाता। लेकिन एक काम करते हैं, एक जरा मार्केट पर एक फ्रेश कॉल से लेते हैं। इस समय 210 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी ऊपर, करीब 42,941। एक बार जरा चार्ट लेकर आइए ICICI बैंक का, क्योंकि सपोर्ट है मार्केट को इस समय HDFC बैंक की तरफ से। थोड़ा सा ICICI बैंक जो है वो हल्का हुआ है ऊपर के लेवल से। देखिए ये हल्का सा नीचे आया है, तो ये एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट से प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन इस पर कोई ट्रेड बनता है क्या? अमित जी जरा एक चार्ट देखकर बताइए ICICI बैंक का। जी अनुज जी, ICICI बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी इसमें स्टेबल अप्रूव देख रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से। कोई भी वॉलेटिलिटी इसको इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेकिन स्टॉक बहुत ही ज्यादा पहले आउट परफॉर्म कर चुका है, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्लो मूवर। 10 डेमा भी इसका वॉलेट नहीं हुआ है, तो अगर किसी की इसमें पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस एक टाइट रखिए 919 का, और इसमें 945 से 950 के टारगेट्स पॉसिबल है। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पर, ये दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर। और एक इनफैक्ट मैं जो दूसरे स्टॉक का जिक्र कर रहा था अभी, वो अपोलो हॉस्पिटल की कॉल थी, डेल्टा ड्रिफ्टिंग की थी हमने, हम दूसरी कॉल पे आ गए थे। वो कॉल भी अगर आप देखें अब इस वक्त डे हाई पर आ गई। लुक एट अपोलो नाउ, अपोलो आपकी स्क्रीन पर 4750। हमें तो आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे, वो दो ट्रेड्स जिसके जरिए आप ये पूरा मूव खेलना चाहेंगे। इससे पहले अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर लिस्टिंग के जो विजुअल्स हैं आ रहे हैं, उस पर भी एक नज़र रखिएगा। बट स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर देख के शायद वाकई अगर आप देखें अचंभा हो रहा है इस वक्त 4752। और याद रखिएगा इंडिगो भी, जो CNBC आवाज़ पर अगर आप देखें आपने कॉल राइट की थी, वो इस वक्त 1951 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। अब आते हैं इस लिस्टिंग की तरफ। याद रखिएगा करीब 541 रुपए का इशू प्राइस था यहाँ पर कीस्टोन रिलेटर्स का, और उसके अगेंस्ट लगभग सेटल हुआ था 555 पे। लेट्स सी अगर आप देखें क्या होता है, इस पे क्या ट्रेजेक्ट्री मिलती है हमें लिस्टिंग के बाद। 541 रुपए का इशू प्राइस, उसके अगेंस्ट लगभग 559, इनफैक्ट 560 अगर आप देखें 560। तो इट्स अ हार्डली डिफरेंशियल ऑफ आई थिंक 19 रुपीज, करीब 4% का, यानी करीब 20 रुपए का इजाफा आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट याद रखिएगा लिस्टिंग के बाद स्विंग अच्छे मिलते हुए। अनुज 5% अब एक्चुअली वीरो अच्छी लिस्टिंग है, क्योंकि सुबह मार्केट में एक हल्का सा फियर था कि कहीं ये डिस्काउंट पे तो ना हो जाए लिस्टिंग, लेकिन उस हिसाब से करीब प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। देखिए वीरू, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ मुंबई में हूँ, तो रुस्तम जी जो ब्रांड है बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ मुंबई में। और अभी ऑफ लेट रुस्तम जी ने जो एक काम किया था कि उन्होंने काफ़ी जो
डीबी के अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको भी टेक ओवर किया था। वो काफ़ी मोस्टली साउथ मुंबई में है वो सारे प्रोजेक्ट्स। रुस्तम जी का जो मेन काम है वो इस साइड है, टाउन साइड में है तो वो एक काफ़ी उनके एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इस समय ये स्टॉक करीब करीब 3% प्रीमियम, तो कीस्टोन रियल्टर्स इसका नाम है, लेकिन इसको बेहतर हम जानते हैं रुस्तम जी की तरफ से। और एक काफ़ी इनकी फैमिली की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िएगा। और अच्छी लिस्टिंग है, मतलब मैं कहूँगा कि जितना सब्सक्राइब हुआ था और जो एक व्यू था उसके हिसाब से डिसेंट लिस्टिंग हुई है ये। ओके, इसी लिस्टिंग पे व्यू लेते हैं। देखिएगा 3.5%, 19 रुपए का आप स्विंग मिल रहा है आपको यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस पर। आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आस्था नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आस्था, आपका व्यू, और पहले तो बताइए जो लिस्टिंग गेन के लिए आया था अभी 20 रुपए मिल रहे हैं उसको, बट सही मायने में थोड़ा वेट करना चाहिए अभी? नमस्कार वीरेंद्र जी। हाँ जी बिल्कुल, वीरेंद्र जी नमस्कार, और अनुज जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो व्यू था वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमने रेकमेंड किया था, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कंपनी के जो वैल्यूएशंस जो जिस पे ये आया था वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, क्योंकि जो ये आए थे रेशियो पे वो तकरीबन देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से अच्छे वैल्यूएशन डिलीवर कर सकते हैं। ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी अनुज जी को भी सुन रही थी, तो बिल्कुल बॉम्बे में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। और जिस तरह से अब कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी कंपनी के लिए। अब करना क्या है, देखिए लिस्टिंग पे यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से पार्शियली गेन ज़रूर यहाँ पे बुक करना चाहिए। जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग के लिए लगाया है, ये उनके लिए मेरी राय है कि कुछ प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पे बांधे अपना, और बाकी को चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है यहाँ से डिसेंट रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है कि जो इनका RONW है, जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, वो हाईएस्ट है अगर मैं इनके पेयर्स की बात करूँ। और जिस तरह से ये अपना डेट कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो राय यही रहेगी, पार्शियली अभी प्रॉफिट बुक करें और पार्शियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ओके, आस्था जी गुड मॉर्निंग। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स होंगे आपके, और क्या ये प्रेफर्ड पिक होगा रादर रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में प्रेफर्ड पिक की बात करें तो मेरे हिसाब से इसको मतलब इसके अलावा और भी मुझे 2-3 नाम अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गोदरेज और ओबराई की बात करूँ। लेकिन ये क्योंकि देखिए अनुज जी, जब भी कोई इशू लिस्ट होता है तो बहुत बढ़िया मौके होते हैं उनको पोर्टफोलियो में रखने के, क्योंकि अगर कंपनी बढ़िया होती है तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि इशू प्राइस के नीचे जाए। तो लॉन्ग टर्म में ये डिलीवर अच्छा ही करके देगा मेरे हिसाब से। बाकी कंपनीज के साथ साथ इस पर भी एक नज़र बनाई जा सकती है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तकरीबन यहाँ पे 20% से 25% रहेंगे, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 1 वर्ष की जरूर यहाँ पे रखी जाए। चलिए आस्था जी, शुक्रिया आपका, और ये समय निकालने के लिए और इस पर अपनी बात रखने के लिए। तो जो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो पार्शियल बुकिंग करें, और लंबी अवधि के लिए बेहतर है, 1 साल का व्यू आपको रखना होगा, तब इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये है मानना आस्था जी का। अब अपने और गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। गौरव बिस्सा भी जुड़ गए हमारे साथ, और स्वाति जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों को नमस्कार। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड्स ले रहे हैं इस समय? गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है मारुति पे। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक अच्छे राइजिंग चैनल में मारुति ट्रेड कर रहा है। नजदीक के बाद में एक ब्रेकआउट देखने मिला था, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग चलते फिर से अपने ब्रेकआउट के लेवल्स पर रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स पे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे डेली चार्ट्स पे, और 2 4 आवर्ली चार्ट्स पे यहाँ पे चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है जो ऊपरी लेवल से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है, और 8,800 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 9,400 का इसके अंदर लक्ष्य होगा। तो मारुति जो है वो मेरा आउट ऑफ स्पेस में एक अच्छा टॉप रिकमेंडेशन होगा। दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो होगा HPCL में। यहाँ पे अगर आप देखें काफी प्रोलॉन्ग्ड अंडर परफॉर्मेंस के बाद में स्टॉक जो है अभी थोड़ा ऊपर आ रहा है। अगेन ये शॉर्ट टर्म कॉल होगा, मैं ये नहीं कहूँगा आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कीजिए, मेजर रिवर्सल्स होगा। लेकिन डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आज की क्लोजिंग करंट भाव पे होती है 218 219 के ऊपर, तो नेकलाइन के ऊपर हो जाएगा, ब्रेकआउट अच्छे आ जाएंगे, और एक 10% की अपसाइड के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे बाय कीजिए, 210 का आपका जो है स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में आप जो है 235 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, BPCL अगर आप देखें, श्रीकांत ये सचिन दे गए थे और आप HPCL पे दाव खेलते हुए क्रूड की स्टोरी को अगर आप देखें लॉन्च करते हुए। अब चलते हैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी नमस्कार, आपके 2 कन्विक्शन कॉल इस वक्त के।
यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लिए दो कन्विक्शन में बाय कॉल लेके आई हूँ। फर्स्ट वन विल बी ऑन एयू बैंक। एयू बैंक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में। उसने अभी वापस 200 डीएमए का क्रॉसओवर दिया है एंड एक लास्ट दिन हम लोग देख रहे थे 50 एंड 200 डीएमए के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा था ना। आज उसने ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में मोमेंटम 650 660 के लेवल्स तक जाने की। एंड बैंकिंग ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। तो एयू बैंक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 620 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 650। सेकंड बाय कॉल इज ऑन एमसीएक्स। एमसीएक्स पे अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से लास्ट 2 महीने से रैली देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग रैली हमें अपसाइड मोमेंटम देखा है विद वॉल्यूम्स के साथ। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने देखा है कि अगर साइडवेज मोमेंटम में भी 20 डीएमए का एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है एक नया हाई बनाने की। तो एमसीएक्स करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 1630 के टारगेट्स में देखती हूँ, करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 1530 का स्टॉप लॉस प्रेस कीजिएगा। ओके, M6 आपकी स्क्रीन पे 1566 मुझे याद आता है अच्छी तरीके से परसों के वक्त या फिर कल या क्लोजिंग में हर्षता ने इसको मार्क किया था और अच्छा मूव आया था और डे हाई पाके क्लोज हुआ था उसके बाद। और कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें याद रखिएगा अदानी समूह के स्टॉक्स में एक स्विंग अब आना शुरू हुआ है। याद रखिएगा फंड रेस की तरफ ये समूह बढ़ता हुआ। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक स्विंग बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था इसमें 875.90। ओके, 20 डे एक्सपोनेंशियल में से पुल बैक लिया इसने और अच्छा मूव देता हुआ। राजेश जी, मैं इन स्कैनिंग्स को करता रहूंगा लेकिन आपके दो कन्विक्शन कॉल क्या होंगे अगर चेस करना हो आपको इस वक्त बाजार को? तो वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है आज आप जो कहते हैं कि स्विच जो है बहुत फास्ट होगा, तो आपको एज ए ट्रेडर बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। ये बस आज ध्यान में रखें। सो जो दो कॉल रहेंगे उसमें से पहला रहेगा एचएएल में यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है 2740 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसे लॉन्ग करें 2710 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम मेरे हिसाब से यहाँ से 60 रुपीज अपसाइड यानी 2800 का टारगेट लेके एचएएल में लॉन्ग होगा। सेकंड बाय रहेगा, मुझे लगता है आज ओवरऑल जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स की बात हुई, लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी देखें, एचडीएफसी लाइफ इन पर्टिकुलर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बड़ा ब्रेकआउट आया 550 के ऊपर, 559 पे ये ट्रेड हो रहा है। 550 का ही स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट जो है वो रहेगा करीबन 580 का, तो करंट लेवल से करीबन 20-22 रुपए का मूव मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ में भी आएगा। एचडीएफसी लाइफ आपकी स्क्रीन पे और एचएएल का जो जिक्र किया आपने, एचएएल इस वक्त डे हाई पर, करियर हाई पर, और अमूमन हम एक टर्म का यूज़ करते हैं पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड, प्री कोविड। जनाब इसका भाव अप्रैल 20 को मतलब 2020 को, या इनफैक्ट अगर मैं जब वो लोअर फीस लगने की जब शुरू हुआ था दौर, 23 मार्च को इसका भाव था 454 रुपये। इट्स नाउ 2753। गजब का आप देखेंगे स्टॉक दिया। मार्केट से डे हाई 18351, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और बैंक निफ्टी 42917, बट रिक्वायर्ड फोर्स जो आज चाहिए थी वो आईटी जनरेट कर रहा है। अमित जी, आप बताइए क्या चीज करेंगे इस वक्त? मेरे रडार में एचसीएल टेक है। एचसीएल टेक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स इन लार्ज कैप आईटी, और इसमें एक अप ट्रेंड हम आज वापस देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 10 डे भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी दिनों से वॉयलेट नहीं किया है। पिछले कुछ सत्रों में हमने कंसोलिडेशन इसमें देखा और आज एक अपटिक देख रहे हैं। एचसीएल टेक का करंटली प्राइस है 1114 रुपए का, इसे बाय करें। 1098 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1145 रुपए के। सेकंड जो मैंने स्टॉक चूज किया थोड़ा सा कंट्रेरियन ट्रेड है क्योंकि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन पे मिल रहा है। दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 EMA, और वैसे भी अगर चार्ट देखें तो 6700 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बजाज फाइनेंस पे बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग इसका रहेगा 6750 का और टारगेट्स रहेंगे 6950 के। बजाज फाइनेंस आज इनफैक्ट कल परसों इसका पॉज हुआ। कल अगर आप देखें इसने कुछ हद तक एक मूव दिया और आज थोड़ा सा अगर आप देखिए कैपिटलाइज करता हुआ। मीनवाइल एक बार शुगर स्टॉक्स की ट्रैजेक्टरी में आते हैं। आज बलरामपुर चीनी याद रखिएगा अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 अगस्त के बाद पहली बार इस ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा मूव अच्छा दिया इसने। और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी अब 29,613, 210 अंक ऊपर। अनुज, ओवर टू यू। वीरू, चलिए एक काम करते हैं, अब जरा मार्केट की बड़ी पिक्चर समझते हैं और उसके लिए हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कैटेगरी में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ
ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। एक अनुज, गुड मॉर्निंग। Good to see you in a different role. थैंक यू। रोल तो वही है, बस थोड़ा भाषा का फर्क है तो ठीक है, चलिए चलिए, लेकिन कोशिश वही रहेगी कि रिटेल को और जो हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं वो कंटिन्यू करें। तो ताहिर जी, एक रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है इस मार्केट में और क्लियरली एक ज़बरदस्त इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म भी किया है। अब यहाँ से क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं आपको इस मार्केट के लिए? क्या आपको लग रहा है कि ये जो हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखी है, उस खासतौर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं उनकी आउट परफॉर्मेंस देखी है, वो कंटिन्यू रहेगी? अनुज, मुझे लगता है, और जैसे मैं शायद पहले भी ये कह चुका हूँ कि मतलब जो अभी यहाँ पे लेवल है और जो हमने अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी देखी है पिछले 6-8 क्वार्टर में, तो लॉकडाउन के बाद हमने कंसिस्टेंटली 6 क्वार्टर के लिए 6 क्वार्टर तक अर्निंग्स की अपग्रेड साइकिल देखी थी। और रशिया यूक्रेन होने के बाद तो मतलब डोमेस्टिक स्टोरीज और भी ज्यादा लुक्रेटिव और एक्साइटिंग हो गई थी। बट अभी एक समय आया है पिछले 2 क्वार्टर में जहाँ पे अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है या एस्टिमेट्स है वो अभी बढ़ना बंद हुई। मतलब वी आर बेसिकली लेवलिंग आउट एज फार एज अर्निंग्स अपग्रेड आर कंसर्न्ड। एंड एज यू राइटली सेड कि इंडियन मार्केट्स हैव डन वेरी वेल। मतलब हमारा एक बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले तकरीबन 12 महीने में। और नाउ एक तरीके से और आउट परफॉर्मेंस के लिए आर्ग्यू करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स की जो अपग्रेड साइकिल है वो करीब करीब थोड़ी हॉल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द गुड न्यूज सीम्स टू बी देयर। तो आई थिंक हालांकि जो हम 2-3 साल का व्यू लेते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बन जाता है। एंड वी डू थिंक दैट नेक्स्ट 2-3 years विल बी अ गुड इंप्रूवमेंट इन द अर्निंग साइकिल फॉर इंडिया एंड इकोनॉमिक साइकिल। बट शॉर्ट रन टैक्टिकली मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा बीटन डाउन है। वहां पे मतलब वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल और ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पे लगभग करीब जो भी नेगेटिव न्यूज हो सकता है वो मार्केट ने फैक्टर कर लिया है, whereas India on the other side has more or less factored most of the positive news. So I think from a more tactical recovery मुझे लगता है कि global markets can probably do a catch up. इंडिया जरूरी नहीं है कि गिर जाए, लेकिन इंडिया शायद ये लेवल पे थोड़ा बहुत समय यहाँ पे स्थिरता दिखा सकता है। एंड इन द मीनवाइल ग्लोबल मार्केट अगर कैचअप हो जाते हैं तो जो प्रीमियम है जो इंडिया का वो शायद थोड़ा और रीजनेबल हो सकता है, जो पिछले कुछ समय में हैज गॉन टू अ वेरी हाई लेवल। ओके, तो ताहिर जी, एक पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होगी? पिछले 6 महीने में क्लियर एक व्यू रहा है कि आईटी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और बैंकों में, खासतौर से पीएसयू बैंकों में तो ज़बरदस्त एक तरीके से एक उबाल आया हुआ है वहाँ पर। तो आपकी पोर्टफोलियो अप्रोच इस समय मार्केट को, इंडिविजुअल सेक्टर्स को, खासतौर से बड़े सेक्टर्स हैं, उन पर क्या अप्रोच होगी? बैलेंस करने का प्रोसेस रहा है और उसमें हम बेसिकली इस साल की शुरुआत है हमने मतलब ये पोजीशनिंग बना के रखी थी कि डोमेस्टिक इंडिया सेंट्रिक जो सेक्टर्स है वो शायद विल स्टैंड आउट रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर्स। एंड करीब ऐसे ही मार्केट का मतलब रुझान रहा है पिछले 6-8 महीनों में। और अब एक ऐसा लेवल आया, जैसे मैंने कहा कि मतलब हम देखें तो ग्लोबल सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू जोन में आते हुए दिख रहे हैं। आपने टेक आईटी और आईटी सर्विसेज की का मेंशन किया, वो क्लियरली एक सेक्टर हो जाता है। कमोडिटीज आल्सो एट वन लेवल मुझे लगता है अनुज जी की बियॉन्ड अ पॉइंट आई डोंट थिंक कमोडिटी प्राइसेस विल फॉल सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हियर। और कमोडिटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और कुछ कंपनीज में वैल्यूएशंस भी एक लेवल से कमोडिटी वैल्यूएशंस के हिसाब से अट्रैक्टिव हो गए हैं। सो आई थिंक टैक्टिकली वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां हम इंक्रीमेंटली, हालांकि डोमेस्टिक सेक्टर्स में फिर भी अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग है तो हम उस पर हमारा व्यू बनाए रखे हैं, लेकिन incremental dollars, incremental rupees are being spent more on, I would like to spend more on some of the value opportunities जो global sectors में आजकल इमर्ज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी, commodities, कुछ हद तक even bottom up pharma opportunities are looking attractive, especially if you take a 12 to 18 months call. ओके, फार्मा में अपॉर्चुनिटीज़ अगर 12 से 18 महीने की अगर आप देखें, आपका नज़रिया है तो अच्छा। ताहिर जी, आप यकीन मानिए आजकल जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं, हमारे डिस्कशन का, हमारे ट्रेडिंग की डिस्कशन का अधिकतर भाग जो है वो बैंक्स ले जाते हैं और इनफैक्ट उसमें भी एक धड़ा पीएसयू बैंक्स। आपने कब पीएसयू बैंक्स लिए थे या फिर
इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद आपका पीएसयू बैंक्स पे व्यू क्या है? इनफैक्ट मैं कुछ देर पहले जब निफ्टी पीएसयू बैंक देख रहा था तो मैं देख रहा था कि जनाब जून 2022 से लेकर मतलब पिछले 6 महीने में ये 2500 का इंडेक्स 4,500 हो गया। बट अक्टूबर 2020 से 1200 का ये इंडेक्स अब 4000 पे खड़ा है। तो पीएसयू बैंक्स यहाँ पर आप क्या करेंगे? अगर आपके पास होते तो क्या करते, नहीं था तो क्या करें? क्या अप्रोच है आपकी पीएसयू बैंक्स पे इतने वाइल्ड स्विंग के पीछे? तो वीरेंद्र जी, हमने मतलब बैंक्स पे तो हमने करीब करीब अपना पॉजिटिव व्यू एक तरीके से ऑलमोस्ट 2020 के एंड के से हमने रखा है, और 2021 में हालांकि बैंकिंग सेक्टर ने डिलीवर नहीं किया, और 2021 में हम बैंक्स की तरफ और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने लगे। तो तब एटलीस्ट उस समय ऐसा माहौल था कि हमें लग रहा था कि एटलीस्ट जो टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने आ रही थी, क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनकी बैलेंस शीट्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आफ्टर अ लॉन्ग गैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक्चुअली इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ फंड इन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक तरीके से कैपिटल पोजीशन उनकी भी बेहतर हो रही थी, और मार्केट डायनामिक्स वर आल्सो फेवरेबल। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो हमेशा से एक फोटे रहा था, और हमने करीब आई वुड से एंड ऑफ 2021 से कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पर्टिकुलरली लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा निवेश करना शुरू कर दिया था। 2022 में जैसे जैसे और एविडेंस आने लगा, स्पेशली विद रिगार्ड टू क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूविंग, जो एक मिसिंग लिंक था बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो हमने हमारी जो कवरेज थी और हमारा जो पोजीशनिंग था फॉर इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसको और थोड़ा बढ़ाया। तो मैं कहूंगा कि उसका एक अच्छा नतीजा हमारे पोर्टफोलियोज पे आया है, और जाहिर है कि मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डन वेल इन द लास्ट 6 मंथ्स। देखिए, एक हद तक some of these banks are cyclical opportunities, or past behavior has been very cyclical, and cyclical in line with the performance of the overall economy. जैसे मैं अनुज जी से कह रहा था कि वी आर स्टिल टेकिंग अ व्यू कि भाई आने वाले 3-4 साल इंडिया के लिए फ्रॉम एन इकोनॉमिक साइकिल पर्सपेक्टिव विल बी बेटर देन कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द लास्ट 4-5 years. सो क्लियरली अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए केस जारी है, लेकिन जो डीप डिस्काउंट पे वो थे वो शायद अब नहीं है। मतलब they have traveled some part of their journey. मैं नहीं कहूंगा कि it is completely priced in, लेकिन obviously they are not as cheap as what they were one time, say about 6 months ago or 9 months ago. जर्नी अभी भी कायम है, लेकिन अभी यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ और रिकवरी से ज्यादा आपको अपसाइड आने की संभावना है, न कि फ्रॉम री रेटिंग। चलिए ठीक है, एक बार जरा पीबी फिनटेक लेकर आइए। एक पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि न्यू एज कंपनीज में एटलीस्ट ये एक स्टॉक है जहां पर एक बाइंग ट्रैक्शन विजिबल है। आज एक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ इसमें, लेकिन 8% ऊपर इस समय है। ताहिर जी, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, ये जो पिछले साल इनका एक बहुत बड़ा एक हवा बना था, उसके बाद हमने देखा क्या ज़बरदस्त इन स्टॉक्स में करेक्शन आया। कुछ स्टॉक्स तो 70 से 80% तक नीचे हैं अपने हाइज से। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज हैं या इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, हम कुछ कंपनीज में यहाँ पे पहले से निवेशक है, और हम इनमें अभी भी हमारे बहुत सारी कंपनीज में, कुछ कंपनीज में हम पोजीशन अभी भी बनाए रखे हैं। और देखिए, इन कंपनीज की क्लियरली लास्ट 8-9 months 10 months हैज नॉट बीन गुड, और बहुत ज्यादा मार्केट कैप इरोजन हमने देखा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझना कि लगभग करीब सभी कंपनीज में, सभी जो न्यू जनरेशन कंपनीज में, इसमें एक ओवरराइडिंग मैक्रो फैक्टर जरूर इन पे भारी रहा है, विच इज बेसिकली कि उनकी बिजनेसेस में बहुत ज्यादा डिटेरियरेशन मेरे हिसाब से नहीं आया इन द लास्ट 1 year. What they have been hurt by is the macro overlay, and जो हमने इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल के कारण जो पी मल्टीपल कंप्रेशन देखा है बहुत सारी ग्रोथ कंपनीज में, न केवल न्यू जनरेशन बिजनेसेस। हमें ये भी पता है कि नास्डैक हैज करेक्टेड वेरी शार्पली 30-40%, इवन इंडियन आईटी सर्विसेज हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 25-30%। तो ये एक ओवरले जो है वो उनको ज्यादा हर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कंप्रेशन। और जो हमारी कंपनीज हैं, हम वहाँ पे अभी भी ये असेस करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे बिजनेस डिटेरियरेशन नहीं हुआ है, या बिजनेस की अभी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा करीब आती जा रही है। और वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ करता था हमारे लिए कि हमें इन नए जनरेशन बिजनेसेस में 2-3 चीजें देखनी थी। एक तो कि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा
improve हो रही है, मतलब how much are they maintaining as a lead over the next best player in that industry. And second चीज ये हम इस बात का हम फोकस रखते थे कि कितनी जल्दी से ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पहुंच सकता है. So we didn't want a path to profitability which is very distant in the future. And lastly, obviously, quality of management important हुआ करती थी. तो I think उन factors के basis पे हमने कुछ stocks का चयन किया था जो हमारे portfolios में आज भी है. और कुछ हद तक अभी जो correction हुआ है, और हमने जब अगर ये देखा है सामने कि correction भी हुआ है और businesses की स्थिति थोड़ी improve ही हुई है और profitability के हम और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, तो I think it has given us also the confidence to add to some of these names. ओके ताहिर जी, कुछ देर पहले जब मैं आपसे PSU बैंक से बात कर रहा था, उससे पहले जब आपने अपना जब जवाब खत्म किया था, आपने जिक्र किया था फार्मा का. अब फार्मा पे ही बात करते हैं. फार्मा में आपको अच्छा क्या लग रहा है? फार्मा, या फिर मैं शब्द को अगर मैं रिप्लेस कर दूं हेल्थ केयर सेगमेंट में, वी हैव हॉस्पिटल स्टॉक्स और हमारे पास फार्मा कंपनियां हैं, हमारे पे डोमेस्टिक फार्मा है, हमारे पे API कंपनियां, जहाँ पे API कंपनियों में प्राइस डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है. इसमें से कौन सा धड़ा आप पिक करना चाहेंगे? किस पे ज़्यादा बुलिश हैं आप? तो आपकी बात सही है. एक्चुअली फार्मा का जो कैनवस है वो एक यूनिफॉर्म कैनवस नहीं है. वो काफी, मतलब जैसे कि बैंक्स है या IT सर्विसेज है जहाँ पे काफी हद तक होमोजिनिटी होती है और सेक्टर लगभग करीब करीब सभी कुछ साथ में चलता है. फार्मा की ऐसी पद्धति नहीं रही है, स्पेशली इन द लास्ट 5-6 ईयर्स. उससे पहले फार्मा का फेज था जब फार्मा एज अ सेक्टर अपना अप मूव या डाउन मूव दिखाता था. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फार्मा कंपनीज में अभी बहुत सारी डिफरेंसेस आ गई हैं. कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स इन द प्योर फार्मा कंपनीज हैज चेंज्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली. किसी का एक पाथ है, किसी और का दूसरा पाथ है. हम एज फार एज फार्मा कंपनीज आर कंसर्न, हम वी आर फोकस्ड ऑन कंपनीज वेयर देयर इज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम कमोडिटी टू कॉम्प्लेक्स, एंड जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह पे है वहाँ पे ज्यादा फोकस अगर है बिजनेस का, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी आर, हमारे लिए प्रेफरेंस है. The second segment within this family is about companies जहाँ पे domestic footprint relatively strong है. So I think that is another cut that we are making on the basis of which we are selecting a pharma company. And अगर आप इसको, इस basket को, इस family को थोड़ा और extend करें तो obviously जैसे आपने बताया कि healthcare definition अगर देते हैं तो clearly hospitals is a category, not diagnostics as much, but hospitals is a category, something जहाँ पे हमारा एक तरीके से मैं कहूँगा फोकस है, पोजीशनिंग भी है. एंड पर्टिकुलरली ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड कंसोलिडेशन भी हो रहा है. प्लस कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे उनको अभी ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शायद दे नाउ एट अ स्टेज वेयर दे विल बी एबल टू फंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस. So I think some of these important, systemically important companies in the hospital space are looking quite exciting to us, and that is where we have our position. चलिए ताहिर जी, शुक्रिया आपका इतना ये सब बातें रखने के लिए और अपना समय देने के लिए. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का ये व्यू अब जरा एक बार लेकर आइए. 2-3 चीज़ें. एक तो निफ्टी की वो 18,300 की कॉल 30 रुपये से स्टार्ट हुई थी उसकी शॉर्ट कवरिंग, 30 से 40, 50 और अब इस समय 65 रुपये पर वो कॉल आ गई है. लेकिन क्लियरली आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को, जो हमने सुबह भी चर्चा की थी, क्योंकि IT का सपोर्ट मिलेगा आज सबसे ज़्यादा. और निफ्टी IT इस समय एग्जैक्टली अपनी हाईएस्ट पॉकेट पर इस समय. निफ्टी IT इस समय मार्केट को ज़बरदस्त सहारा देखा. ये देखिए वो 18,300 की कॉल करीब करीब 67 रुपये. और एक बार जरा निफ्टी IT लेकर आइए, वहाँ पे शो ख़त्म करते हैं. ये वो सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को. और अब निफ्टी 18,360 के उस लेवल के ऊपर 18,365, तो 0.8% का मूव निफ्टी IT में आता हुआ, उसकी वजह से निफ्टी 0.5% ऊपर. नीरज जी के पास चलते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन के थ्रू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. नीरज जी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आपको मार्केट को सौंप रहा हूँ, खासतौर से निफ्टी में निफ्टी IT की बदौलत. 10 के 10 शेयर निफ्टी IT के सॉलिड परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी. सुबह हम लोग ये अंदाज़ा लगा भी रहे थे कि किस तरीके की मजबूत ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सब में ज़बरदस्त हरियाली यहाँ पे देखने को मिल रही है. और निफ्टी लगभग कितना शतक तो लगा ही चुका है, ये सेंचुरी के बिल्कुल करीब है. तो शानदार तेज़ी और बहुत सारे अच्छे क्यूज़ थे, बहुत सारी अच्छी बातें हैं आज इस मार्केट के लिए कंड्यूसिव हैं, जहाँ पे एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है.
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और आपके सवालों को हल करते हैं जो आपने पोजीशन ले रखी है या इस समय लेना चाहते हैं, लेकिन सुर्खियों से पहले